हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। ये वीडियो एक स्पेशल और कंबाइंड केस है जिसमें हमने ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सेंटर्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स फॉर ऑल सीरीज़ की पिछली 5 वीडियोज़ में हमने ट्रायंगल के डिफरेंट सेंटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर। अब वहाँ उसके समरी के तौर पर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पहले हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आज का टॉपिक करेंगे। नंबर 1, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नंबर 2, सेंट्रॉयड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशो 2:1। सेंट्रॉयड हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। नंबर 3, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई विद इन द ट्रायंगल वेयर एज ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर मे लाई इनसाइड और आउटसाइड और इवन ऑन द ट्रायंगल। हमारी ट्रायंगल किसी भी तरह की हो, सेंट्रॉयड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, लेकिन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं और इवन ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकते हैं। 4th पॉइंट इज, इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सर्कम सेंटर ऑलवेज लाइज अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसमें सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल से बाहर होता है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड में हमेशा लाई करेगा। सिमिलरली इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज अपोजिट द लार्जेस्ट साइड। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल से बाहर होता है, तो लार्जेस्ट साइड जो सबसे बड़ी साइड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये लाई करेगा। और 6th पॉइंट है, वर्टेक्स, इन सेंटर एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्स सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर इन ए ट्रायंगल। अब हमने ये पढ़ लिया है कि एक ट्रायंगल के अंदर हमारे 3 एक्स सेंटर होते हैं। तो अगर मैं ए वर्टेक्स लेता हूँ तो ए वर्टेक्स के सामने जो एक्स सेंटर होगा, जिसको हमने I1 या IA बोला था, तो वर्टेक्स ए, इन सेंटर I और कोरस्पॉन्डिंग एक्स सेंटर I1 और IA हमेशा एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंट सेंटर्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ए वर्टेक्स के सामने स्मॉल a, बी वर्टेक्स के सामने स्मॉल b, सी वर्टेक्स के सामने c। अब ये तीनों साइड इक्वल हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेट इक्वल टू a। हम तीनों को a मान लेते हैं। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। s हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस a बाई 2 दैट इज 3a/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा √3/4 इंटू A²। अब ट्रायंगल ABC में AD, BE और CF तीनों हमारे मीडियंस हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है G, तो G हमारा है सेंट्रॉयड। अब क्योंकि AD मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट है, सिमिलरली E AC का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है। ईच साइड हमारी स्मॉल a के इक्वल है, तो ये BD, CD, CE, AE, BF और AF ये सभी इक्वल हो जाएंगे a/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर 2 ट्रायंगल ले लेते हैं ADB एंड BEC, तो हम वेरी इजीली इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं और कॉन्ग्रेंट प्रूव करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मीडियन AD इज इक्वल टू मीडियन BE। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF, हैंस AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, दैट इज ऑल मीडियंस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
आर ऑफ इक्वल लेंथ। तीनों मीडियंस की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। अब आगे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें मीडियन हमारा ए डी है, तो बी डी भी a/2 है और सी डी भी हमारा क्या है, a/2 है। अब मैं ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। अब टोटल एंगल 60 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये AD है ये एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, और AD हमारा क्या है, मीडियन। तो मीडियन इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। अब बाई सिम्प्लिसिटी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट दोनों का सम क्या है, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है तो इसका मतलब AD BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स AD इज एन एल्टीट्यूड। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन है कि मीडियन इज आल्सो द एल्टीट्यूड। मीडियन हमारा एंगल बाइसेक्टर भी प्रूव हो चुका है, मीडियन हमारा एल्टीट्यूड भी प्रूव हो चुका है। अब आगे देखिए, BD इज इक्वल टू CD, दोनों a/2 के इक्वल हैं, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो AD है वो BC को ऐसे डिवाइड कर रहा है कि BD और CD इक्वल हैं और ये दोनों एंगल 90 हैं। इट मीन्स AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, मीडियन इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, in the given equilateral triangle, AD is the median, AD is the altitude, AD is the internal bisector of angle A, and AD is the perpendicular bisector of side BC. That is, the same line segment represents the median, altitude, internal angle bisector as well as perpendicular bisector of the side. अब यहाँ पर जो सेम लाइन सेगमेंट है ये समझ लो AD है, तो AD हमारा मीडियन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, AD हमारा एल्टीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, AD हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी है, और साथ में AD हमारा साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इट इम्प्लाइज दैट मीडियन, एल्टीट्यूड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड कोइंसाइड। दैट इज मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, internal bisectors and perpendicular bisector of sides are synonyms to each other in an equilateral triangle. अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मीडियन, एल्टीट्यूड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये समझ लीजिए कि सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं, इनका एक ही मीनिंग है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस will be the point of intersection of altitudes, will be the point of intersection of internal angle bisectors, will be the point of intersection of perpendicular bisectors of sides. इसका क्या मतलब है कि जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। It means centroid, orthocenter, incenter and circumcenter occur at the same point. That is, they all coincide. तो इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, इंसेंटर और सर्कमसेंटर हमेशा एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। वो एक ही पॉइंट होगा, अलग अलग पॉइंट्स नहीं होंगे। और ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये इनसाइड द ट्रायंगल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर और सर्कमसेंटर चारों के चार ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1 फॉर A, B के x2 y2 और C के x3 y3, तो हमने जो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो निकाले थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इट मीन्स चाहे हमारा सेंट्रॉयड है, चाहे ऑर्थोसेंटर है, चाहे इंसेंटर है या सर्कमसेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे तीनों वर्टिसेस के
कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर कर डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। रेशो ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस, इन दोनों की रेशो, एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड दैट इज़ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ABC है, बाहर ये हमारा सर्कम सर्कल हो गया और अंदर हमारा क्या हो गया, अंदर हमारा हो गया इन सर्कल। तो G इज़ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब जो G है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम वर्टिसेस A, B एंड C, तो ये सर्कम सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो मैंने AG को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल R। सिमिलरली जो इन सर्कल है इसका ये सेंटर है, यानी अगर मैं G से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेता हूँ BC पर, AC पर और AB पर, तो वो तीनों इक्वल होंगे और वो इक्वल होंगे इसके रेडियस स्मॉल r के इक्वल। तो यहाँ से GD हमारा हो जाएगा स्मॉल r, और G हमारा क्या है, सेंट्रॉइड भी है। अब हमें पता है कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब AG और GD की जो रेशो है वो 2:1 है। AG को हमने लिया है कैपिटल R, GD को हमने लिया है स्मॉल r, तो इसका मतलब जो कैपिटल R और स्मॉल r है इसकी रेशो हो गई 2:1। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r। अब देखिए स्टूडेंट, इस रिलेशन को हम बाय फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा इन रेडियस है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया हमारा है √3/4a² और सेमी पेरीमीटर है 3a/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आता है a डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, और जो कैपिटल R है वो होता है ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC तीनों इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे a³, और यहाँ पर मैंने एरिया की वैल्यू पुट कर दी, तो ये यहाँ से आता है a/√3। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये 2r के इक्वल आ जाता है, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r। अब बात करते हैं AD की लेंथ की। अब AG हमारा क्या है, कैपिटल R, और GD हमारा क्या है, स्मॉल r। तो AD हो जाएगा AG प्लस GD दैट इज स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू है 2r, तो 2r प्लस r, तो AD हमारा 3r के इक्वल हो जाएगा, यानी जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो 3r है। अब एल्टीट्यूड कहूँ इसको, चाहे मैं इसको मीडियन कहूँ, चाहे मैं इसको एंगल बाइसेक्टर कहूँ, या साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहूँ, इन चारों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी 3 इंटू r। r मीन्स इन रेडियस। अब बात करते हैं एक्स सेंटर की। ट्रायंगल हमारी है ABC, x1y1, x2y2, x3y3, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल B का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल C का बाइसेक्टर और A का इंटरनल बाइसेक्टर, तीनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे I1, या क्योंकि ये A के सामने है तो इसको हम कहेंगे IA। और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ले लेता हूँ XY, तो हम ये कर चुके हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डिवाइडेड बाय -a प्लस a प्लस a, क्योंकि a b c तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएगा -y1 प्लस y2 प्लस y3। तो इसका मतलब I1 के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x1 प्लस x2 प्लस x3, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -y1 प्लस y2 प्लस y3। सिमिलरली I2 के लिए x1 माइनस x2 प्लस x3, y1 माइनस y2 प्लस y3, एंड फॉर I3 x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। ये तो हो गए एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब बारी है एक्स रेडियस की। तो R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन S माइनस A, तो √3/4a², S की वैल्यू है 3a/2 माइनस a, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके ये आ गया √3a/2। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया,
तो ये 3 इंटू ए अपॉन 2√3 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 3r। तो r1 इज इक्वल टू 3r, यानी जो हमारा x रेडियस है वो हो जाएगा 3 टाइम्स इन रेडियस। सिमिलरली r2 की वैल्यू भी यही आएगी और r3 की वैल्यू भी यही आएगी। इसका मतलब है r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3 इज इक्वल टू 3r, और अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू पुट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R तो ये हो जाएगा 3r/2। वी ऑलरेडी नो दैट A यानी वर्टेक्स A इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर कोलिनियर इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि वर्टेक्स A इन सेंटर और एक्स सेंटर हमेशा एक ही लाइन में लाई करते हैं, लेकिन जब हमारी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो AI और II1 की रेशो 1:2 होती है। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो AI1 जो होता है AD का ट्वाइस होता है, या मैं कह सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू I1D। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।